हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सॉरी, मैं 2 दिन से आपको वीडियो नहीं सेंड कर पाई हूँ। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा रही हूँ। ये है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, ये इलस्ट्रेशन है आपकी बुक से। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से इंश्योरेंस कंपनी के रेवेन्यू अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट जो प्रिपेयर करवाई जाती हैं। ठीक है, ये जस्ट आइडिया है आपको। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा जो प्रॉपर रेवेन्यू अकाउंट, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में आइटम्स दी हुई हैं, उनका मतलब क्या है और किस तरह से उनको बाइफ्रिकेट किया जाता है। ठीक है, नाउ आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये है आपका क्वेश्चन। देखो, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द इंडियन एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इंडियन इंश्योरेंस कंपनी है, उसका ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। दिस इज ट्रायल बैलेंस ऑन 31 मार्च 2016 का। तो देखो, ट्रायल बैलेंस में क्या दिया हुआ है, पेड अप कैपिटल दी हुई है आपको, लाइफ इंश्योरेंस फंड्स दिए हुए हैं आपके, डिविडेंड पेड दिया हुआ है, बोनस टू पॉलिसी होल्डर। और भी है, दूसरी स्क्रीन शेयर करूंगी मैं, उसमें फुल फ्लेज क्वेश्चन है, ये स्टार्टिंग का है। तो देखो, ट्रायल बैलेंस में पेड अप कैपिटल दी हुई है। पेड अप कैपिटल कहाँ पे आएगी, आपकी बैलेंस शीट में आएगी। ठीक है, देयर इज नो कन्फ्लिक्शन बिटवीन रेवेन्यू और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो नहीं जाएगी, रेवेन्यू में नहीं। कहाँ जाता है आपका पेड अप कैपिटल, ये जाती है आपकी बैलेंस शीट में। ठीक है, होपफुली कि आपने फॉर्मेट लर्न कर लिए होंगे। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के आपने फाइनल अकाउंट्स के जो फॉर्मेट है वो लर्न कर लिए होंगे। तो नाउ मैं ये एक्सपेक्ट करते हुए कि आप लोगों ने लर्न कर लिए, मैं फॉर्मेट बाद में डिस्कस करूंगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पेड अप कैपिटल कहाँ जाएगी, आपकी बैलेंस शीट में जाएगी। लाइफ एश्योरेंस फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2015, ये आपके फंड्स हैं, ओपनिंग फंड्स हैं। तो नो डाउट कि जो फंड्स हैं कंपनी के, वो कहाँ जाते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में। कहाँ जाता है रिजर्व एंड सरप्लसेस, ये आता है आपका बैलेंस शीट में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डिविडेंड पेड। नाउ डिविडेंड पेड आपका, एक तो आपका रेवेन्यू अकाउंट होता है, दूसरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ठीक है, तो जो डिविडेंड पेड है आपका, ये कहां पे जाएगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस से। डिविडेंड टू शेयर होल्डर कहां से पे किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस से, मतलब प्रॉफिट से पे किया जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट में जाएगा एक तो। दूसरा, क्योंकि अगर क्वेश्चन में मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं पूछा है, तो आप उसको कहाँ पे दिखाओगे, प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर होता है आपका, बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है ना। तो ये बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लसेस में जाके ये क्या होगा, डिविडेंड पेमेंट क्या होगी, डिडक्ट होगी। ठीक है, बोनस टू पॉलिसी होल्डर। नाउ बोनस, देखो सिंपल बोनस और बोनस टू पॉलिसी होल्डर। देखो, जो आपका बोनस के रिगार्डिंग आपको बुक्स में दिया हुआ है, टर्म्स दी हुई हैं। एक कैश बोनस होता है, ठीक है, एक आपका बोनस इन रिडक्शन टू प्रीमियम दिया होता है। ठीक है, तो ये जो बोनस है आपका, बोनस टू अपना पॉलिसी होल्डर, ये कहाँ पे जाएगा आपका, ये जाएगा जो आपका रेवेन्यू अकाउंट बनाएंगे आप, उसके एंड में जब अप्रोप्रिएशन करनी है ना अपने, एंड में अप्रोप्रिएशन से पहले ये बोनस टू पॉलिसी होल्डर जो है वो आप लिखोगे। ठीक है, मतलब सरप्लस कैलकुलेट करने से पहले आप पॉलिसी होल्डर को बोनस की पेमेंट करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है आपका, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ दूसरी वाली, जिसमें आपको आगे का क्वेश्चन आएगा।
ये आ गया आगे का क्वेश्चन आपका, ठीक है। देखो उसके बाद क्या आता है, प्रीमियम रिसीव्ड। तो प्रीमियम रिसीव किया कंपनी ने, क्योंकि कंपनी कौन सी है आपकी, कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी, वो भी कौन सी, चलो फिलहाल तो आप इंश्योरेंस कंपनी अंडरस्टैंड करो, ठीक है। ये आ गई, हम फाइनल अकाउंट्स कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी के लिए प्रीमियम क्या रहता है, उनकी इनकम रहती है, ठीक है, प्रीमियम क्या इनकम है। तो प्रीमियम कहाँ पे जाता है आपका, रेवेन्यू अकाउंट में, ठीक है। क्लेम्स पेड, क्लेम देखो इनकम हो रही है, कोई क्लेम पे बेनिफिट पे किया जा रहा है, ठीक है, क्लेम्स दिए जा रहे हैं पॉलिसी होल्डर को, वो सारे कहाँ जाएंगे, रेवेन्यू अकाउंट में, ठीक है। कमीशन पेड, अब कमीशन जो है, कमीशन कहाँ जाएगा, ये भी आपका आपके रेवेन्यू अकाउंट में ही जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट एक्सपेंसेस भी रेवेन्यू अकाउंट में जाएंगे। मॉर्टगेज इन इंडिया, मॉर्टगेज इन इंडिया का मतलब है, मॉर्टगेज का मतलब है लोन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, ठीक है। किसी पर्सन ने लोन लिया है और प्रॉपर्टी जो है एज अ मतलब मॉर्टगेज रखी हुई है आपकी कंपनी में, तो दिस इज टाइप ऑफ लोन। तो ये कहाँ पे जाएगा आपके, लोन कहाँ होता है, लोन और एडवांसेस या ये कहाँ पे जाते हैं आपके, ये बैलेंस शीट में जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड भी आपका कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका रेवेन्यू अकाउंट में, रेवेन्यू अकाउंट में इसलिए जाएगा क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी की इनकम है, ठीक है। अब ये इनकम कैसे है, मैं ये आपको जब ये स्क्रीन में ऑफ करूंगी और व्हाइट बोर्ड वाली स्क्रीन ऑन करूंगी तब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एजेंट्स बैलेंस। एजेंट्स बैलेंस का मतलब होता है सिंपली मतलब समझो, कमीशन दैट एन इंश्योरेंस कंपनी ओज टू एन इंश्योरेंस एजेंट बट एक्चुअली हैज नॉट पेड। मतलब समझ आई बात है कि जो एजेंट्स होते हैं, आपको पता है इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, पॉलिसी सेल करते हैं, ठीक है, पॉलिसी सेल करते हैं लोगों को। तो जितनी पॉलिसी सेल करेंगे उस पॉलिसी का जो अमाउंट होगा उतना उन्होंने फिक्स किया होता है, कंपनी ने उतना उनको क्या होता है, कमीशन जो है वो एजेंट्स को मिलता है। तो यहाँ एजेंट्स बैलेंस का मतलब है कि एजेंट्स को पे करना था बट नहीं किया, ठीक है। तो ये अब क्या है कंपनी का, ये एसेट है, ठीक है, क्या है ये एसेट। तो ये कहाँ जाएगा, आपके बैलेंस शीट में जाएगा। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस आपकी एसेट्स होती हैं, फिक्स एसेट्स होती हैं। इन्वेस्टमेंट आपका इन्वेस्टमेंट है, मतलब कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, कहाँ जाता है आपका इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट में जाता है। लोन ऑन कंपनीज पॉलिसी, कंपनी कंपनी की जो पॉलिसी है उन पे क्या है, लोन है, तो ये कहाँ जाएगा आपका बैलेंस शीट में, ठीक है। कैश ऑन डिपॉजिट्स भी आपका कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। कैश इन हैंड एंड ऑन करंट अकाउंट भी बैलेंस शीट में जाएगा आपके। सरेंडर्स, सरेंडर्स का मतलब क्या हुआ आपका, ये बेनिफिट पेड में जाएगा, रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा, ठीक है। अभी मैं इनको जब क्वेश्चन करवाती हूँ तो वहां पे मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो ये मैंने इलस्ट्रेशन लिया हुआ है, बेसिकली ये है आपकी शर्मा पब्लिकेशन की बुक से, ठीक है। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप शेयरिंग और मैं आपको प्रैक्टिकल करवाने वाली हूँ, ठीक है। यस, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन में एंड में आपको दिया था, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंपनीज रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2016
and the balance sheet on the date after taking the following matters into consideration. अच्छा, जो ट्रायल बैलेंस आपने वीडियो में देखा, आप वीडियो को वापस बैक करके देख लो, वहां पे आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज दी हुई है, ठीक है। तो देखो एडजस्टमेंट एंट्रीज का भी साथ में आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ओनली रेवेन्यू अकाउंट एंड बैलेंस शीट अकाउंट, ठीक है। तो रेवेन्यू अकाउंट बनाते हैं हम, ठीक है। रेवेन्यू अकाउंट किसका अकाउंट है, ये इंडियन एश्योरेंस कंपनी, ठीक है, ऑफ इंडियन एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भी वर्ड भी लगा हुआ है, ठीक है। कंपनी कब कब के लिए, ये है फॉर दी ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, ठीक है। चलो बना दो, मैं जरा थोड़ा कम स्पेस रखती हूँ क्योंकि मुझे वर्किंग नोट भी करना है, तो मैं वर्किंग नोट के लिए रखती हूँ थोड़ा, ठीक है। ये मैं शेड्यूल्स के लिए रख रही हूँ और ये मैं अमाउंट के लिए रख रही हूँ, शेड्यूल नंबर एंड अमाउंट इन रुपीज, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या आता है, रेवेन्यू अकाउंट में, रेवेन्यू अकाउंट बेसिकली किसके लिए बनाते हैं, पॉलिसी होल्डर्स के लिए, जिसको आप पॉलिसी होल्डर और इसको आप टेक्निकल अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। जो कुछ भी बिजनेस के पास है, मतलब बिजनेस ने जहां कहीं भी अपना पैसा लगाया, उससे जो कुछ भी इनकम हो रही है वो आपने रेवेन्यू अकाउंट में बतानी है, पॉलिसी होल्डर को, पॉलिसीज के रिगार्डिंग जो कुछ भी है, ठीक है। तो देखो अब आपका अपनी बुक में साथ साथ में बुक में देखते चलो, बुक में क्या दिया हुआ है आपको, बुक में आपको जो फॉर्मेट दिया हुआ है वहां पे सबसे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है आपको, पहला पॉइंट क्या दिया हुआ आपको, इनकम्स दी हुई है। देखो बुक में पीछे जाके आप, पहला क्या है आपको, प्रीमियम अर्न दिया हुआ है, ठीक है, प्रीमियम अर्न, तो लिखो भाई प्रीमियम अर्न। सिंपली आप पहले मेरी बात समझ लो, ठीक है, इसको मैं पहले मिटा देती हूँ। सिंपली समझ लो, जो इंडियन एश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, इसकी आपने रेवेन्यू बतानी है इस पर्टिकुलर ईयर की, ठीक है। तो रेवेन्यू कैसे बताएंगे, जो इनकम अर्न की है एश्योरेंस कंपनी ने, उसमें से माइनस कर दो जो खर्चे किए, जो एक्सपेंसेस किए, और उसमें माइनस, देखो इनकम तो कहां से होगी, जो प्रीमियम मिल रहा हो, पॉलिसी बेची और पॉलिसी से जो प्रीमियम, पॉलिसी का टोटल अमाउंट मान लो 1 करोड़ की पॉलिसी है, एक पॉलिसी की बात करें तो 1 करोड़ एक साथ थोड़ी आ गया, 1 करोड़ का प्रीमियम दे रहा है ना वो पॉलिसी होल्डर कंपनी को, तो जो अमाउंट एज अ प्रीमियम कंपनी के पास आया, आप वो सिर्फ पर्टिकुलर जो भी पर्टिकुलर ईयर होगा, उस पर्टिकुलर ईयर में जितना भी प्रीमियम अर्न किया कंपनी ने, उसकी डिटेल लिखोगे आप, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ नंबर्स ऑफ पॉलिसीज भी हो सकती है और उनसे बहुत सारा प्रीमियम भी मिल रहा होगा, ठीक है। तो आपने वो इनकम, प्रीमियम से जो इनकम मिली, और कहां से आपकी इनकम हो सकती है, जैसे कि कंपनी के पास अब मान लो 200 करोड़ 200 करोड़ रुपए एज अ प्रीमियम रिसीव हुआ, मतलब पैसे रिसीव हुए, इनकम हुई कंपनी को। अब कंपनी क्योंकि जब जब वो हमने, देखो इंश्योरेंस कंपनी का मेन काम क्या होता है, इंश्योरेंस एक्सेप्ट करना, और जब किसी को रिस्क को कवर करता है ना, रिस्क को कवर कर रहा है, तो जब किसी को कोई वो टाइम आता है, हैपन होता है इवेंट, ठीक है, मान लो वो रिस्क का ये होता है, तो उस वक्त कंपनी को पेमेंट करनी पड़ती है फिर उस पर्टिकुलर पॉलिसी होल्डर को, है ना, उस इंश्योर्ड पर्सन के लिए कंपनी को पेमेंट करनी पड़ती है।
अब वो पेमेंट कहाँ से करेंगे? जितना आपने एक्सेप्ट किया उतना ही पेमेंट कर देंगे, तो कंपनी को फायदा कहाँ से हुआ? कहीं से नहीं। तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? ओके, तो कहाँ से करेगी कंपनी? कहाँ से पेमेंट करेगी भाई इतना? कंपनी क्या करती है कि उस अमाउंट को, उसमें से कुछ अमाउंट को फर्दर क्या करती है, पोर्टफोलियो बनाती है और क्या करती है, इन्वेस्ट कर देती है। शेयर मार्केट में कर दिया, शेयर्स परचेज कर लिए अच्छी कंपनी के, डिवेंचर्स परचेज कर लिए, या फिर लोन दे दिया किसी को। इस तरह से शेयर पे डिविडेंड अर्न करेगी, डिवेंचर्स पे क्या करेगी, इंटरेस्ट अर्न करेगी, लोन देगी उस पे इंटरेस्ट अर्न करेगी। अब जब शेयर्स पे क्या मिल रहा है, लोन मिल, शेयर पे डिविडेंड मिल रहा है, डिवेंचर और लोन पे इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी कंपनी की क्या होगी, इनकम होगी। ठीक है, ये भी क्या होगी, इनकम होगी। तो उस पर्टिकुलर जो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें जितना डिविडेंड, इंटरेस्ट रेट्स जो भी होगा वो अर्न किया है इंश्योरेंस कंपनी ने, वो भी कंपनी की क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। तो कंपनी क्या करेगी, पहले अपनी टोटल इनकम की कैलकुलेशन करेगी। ठीक है, फ्रॉम प्रीमियम से, प्रीमियम जो रिसीव किया या फिर खुद डिविडेंड और इंटरेस्ट वगैरह रिसीव किया, टोटल करेगी इनकम का, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करेगी। एक्सपेंसेस अब कैसे हो सकते, एक तो ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग का मतलब है कंपनी अपने नॉर्मल जो ऑपरेशंस हैं, ठीक है, जो एक्टिविटीज है उनको पूरा करने के लिए जो खर्चे हो रहे हैं उन खर्चों का क्या करेगी, टोटल करेगी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैनेजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, बिजली के खर्चे होंगे, प्रिंटिंग के खर्चे होंगे, जैसे जर्नल कंपनी में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वैसे ही। ठीक है, दूसरे खर्चे कौन से होंगे कंपनी के, दूसरे होंगे बेनिफिट पेड। बेनिफिट पेड, बेनिफिट पेड का मतलब है अब जो पॉलिसी होल्डर है, पॉलिसी होल्डर जिन्होंने पॉलिसी ले रखी है, जिन्होंने अपना इंश्योरेंस करवा छोड़ा है, ठीक है, खुद का इंश्योरेंस करवाया या किसी अपने अपने खास का अपने फैमिली मेंबर का इंश्योरेंस करवाया है, और मान लो या तो मेच्योरिटी डेट हो जाती है या फिर जो अगर डेथ का इंश्योरेंस करवाया है, तो ऐसे मैटर में जब कंपनी उनका क्या करेगी, अब उनका क्लेम पे करेगी। वो क्लेम करेंगे ना कि भाई आपने प्रॉमिस किया था कि जब हमें लॉस होगा या हमें लॉस होता है, रिस्क होता है, उस रिस्क को आपने कवर किया है, तो अब हमें लॉस हुआ, अब आप इसका भरपाई करो, रिकवरी करो। ठीक है, तो उसकी रिकवरी क्लेम पे करके होगी। कहाँ से होगी, कहाँ से होगी, क्लेम की पेमेंट से होगी। ठीक है, तो ये जो क्लेम, अब देखो एक साल में हो सकता है, हम नॉर्मली जस्ट ऐसे एजम्पशन बेसिस पे कर रही हैं, पठानकोट में मान लो हम जितने भी लोग हैं, ठीक है, उन्होंने, हम टोटल 20,000 लोगों का लेते डेटा, 20,000 लोगों ने पॉलिसी ली हुई है, LIC, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, एक्चुअल इस यहाँ पॉपुलेशन कितनी है वो छोड़ो, जो भी है, हम ऐसे अप्रोक्स डेटा ले रहे हैं अभी, स्लोली बोलो ना, 20,000 पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी ली हुई है, और मान लो आपका अभी तक प्रीमियम पर पर्सन, जो पर पॉलिसी होल्डर जो है वो 1000 जो है आपको रिसीव हुआ है, तो कितना अमाउंट हो गया आपका, कितना हो गया आपका ये अमाउंट, 20 करोड़। यस, 2 करोड़, सॉरी 2 करोड़। ठीक है, 2 करोड़ हो गया।
तो 2 करोड़ जो आपका अभी तक 2 करोड़ जो है वो आपके पास या कंपनी के पास क्या आ गया, प्रीमियम आ गया, ठीक है। और मान लो अप्रोक्स 20 में से मान लो मेजोरिटी डेट और डेथ का जो भी हम अप्रोक्स ले रहे हैं सारा 5,000 आउट ऑफ 20,000 में से 5 भी क्या 10 कर लो, 10 कर लो, 10,000 को क्या है क्लेम देना पड़ रहा है, 10,000 को क्लेम देना पड़ जाएगा। मतलब क्लेम का मतलब है कि मान लो मेच्योरिटी डेट आ जाती, देखो किस तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 2 तरह की होती है, एक लाइफ पॉलिसी होती है, एक एंडोमेंट पॉलिसी होती है, हमने स्टडी किया था टाइप ऑफ पॉलिसी में, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब मेच्योरिटी डेट आएगी या मान लो एश्योर्ड पर्सन की क्या होती है डेथ हो जाती है, तो क्लेम पे अब ये क्या करेंगे, पॉलिसी होल्डर जिसने पॉलिसी ली थी ये जाके क्लेम करेगा कंपनी के पास, कंपनी को बोलेगा कि मुझे पेमेंट करो। तो अब जो क्लेम अब इस देखो जो अमाउंट है आपके पास, जो ये तो सिर्फ मैं पहला प्रीमियम बोल रही हूँ, प्रीमियम इतना मिला सिर्फ अभी तक, पर बहुत अमाउंट होगा, ठीक है। तो वो वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, इनको पेमेंट करना पड़ेगा। 20 में से 10 को तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लेम पे करना पड़ेगा, जितना आपने प्रॉमिस किया था, जितने की उन्होंने पॉलिसी ली थी। तो अब उनको क्या करोगे, पेमेंट करोगे। पेमेंट जो करोगे बेनिफिट पेड में जाएगा, वो खर्चे आपके कहाँ पे जाएंगे, बेनिफिट पेड में जाएंगे, ठीक है, बेनिफिट पेड में। अब इनमें से इन तीनों को अब यहाँ पे आपका जो फॉर्मेट है वहां पे ABC पॉइंट करके दिया हुआ है फॉर्मेट में, ठीक है, जो आपका फॉर्मेट है वो ABC करके दिया हुआ है। तो लास्ट में A माइनस B माइनस C करेंगे, उसमें से जो भी अमाउंट आएगा अगर तो पॉजिटिव आता है दैट विल बी सरप्लस, दैट विल बी सरप्लस ऑफ कंपनी। अगर नेगेटिव में आता है, माइनस में आता है, तो दैट विल बी डेफिशिएट, उसको क्या बोलोगे आप, डेफिशिट है, मतलब ये नुकसान है कंपनी को, लॉस में जा रही है कंपनी, इनकम कम है और पेमेंट ज्यादा हो रही है। अब जो ये अमाउंट होगा इसका एप्रोप्रिएशन किया जाएगा। एप्रोप्रिएशन आपको फॉर्मेट में बताया हुआ है कि अगर ट्रांसफर टू शेयर होल्डर दिया हुआ है या किसी पर्टिकुलर फंड में ट्रांसफर करने का बोला हुआ है तो वहां पे ट्रांसफर करेंगे, बाकी का जो बैलेंस होगा दैट विल बी कैरी फॉरवर्ड इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे और बैलेंस शीट में कहां पे, सरप्लसेस में आप उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे, राइट। चलो अब ये जो क्वेश्चन था अब इसको हम करते हैं, फटाफट आप रेवेन्यू अकाउंट बनाओ। कोई चीज अभी तो मैंने आपको उसमें बता भी दिया है कि कौन सी आइटम कहाँ पे आएगी, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप वीडियो को फॉलो करो, ठीक है। देखो सबसे पहला क्या आता है आपका, पहला आएगा आपका प्रीमियम अर्न। प्रीमियम अर्न कितना प्रीमियम कमाया है कंपनी ने अब तक, ठीक है। साथ में आप लोग वर्किंग नोट भी बनाते रहो, ठीक है। प्रीमियम अर्न में वर्किंग नोट भी आपको बनाना पड़ेगा, देखो आप अपनी बुक में। और प्रीमियम अर्न किस में आता है, शेड्यूल नंबर 1 में आता है। ये आपका होमवर्क था कि आपको लर्न करना था भाई, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अपना, देखो बैलेंस अपने ट्रायल बैलेंस में देखो, ट्रायल बैलेंस में वीडियो में जाके देखो, वीडियो में जाके देखो आपका जो सेकंड शेयर था स्लाइड जो दिखाई थी मैंने, उसमें प्रीमियम रिसीव्ड आया है, प्रीमियम रिसीव्ड और कितना बैलेंस है 1 लाख। प्रीमियम रिसीव्ड कितना था 1,61,000, ये था 500, ठीक है। अब देखो साथ में आपने ना एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देखनी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो क्या दिया हुआ है आपको, क्लेम एडमिटेड बट नॉट पेड, क्लेम एडमिटेड बट नॉट पेड, ये क्लेम है, ये बेनिफिट पेड में आएगा आपका, ठीक है। क्लेम्स जो खर्चे हैं भाई, क्लेम दिया आपने। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस भी आपके एक्सपेंसेस में आने,
इंटरेस्ट एक्रूड, ये इंटरेस्ट एक्रूड आपकी इनकम है, कंपनी की इनकम है, बट इंटरेस्ट है ये अदर इनकम है, ये यहाँ पे सिर्फ आपने प्रीमियम वाली इनकम लेनी है। तो देखो और क्या दिया साथ में, प्रीमियम आउटस्टैंडिंग, प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है अभी तक आप लोगों ने अभी कंपनी ने रिसीव नहीं किया, तो ये क्या करोगे, एड आउटस्टैंडिंग प्रीमियम, कितना ये है 10,000, ये है 10,000, ठीक है। इसके अलावा देखो क्या दिया हुआ है, बोनस यूटिलाइज्ड इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम। अब देखो इस चीज को पहले अंडरस्टैंड कर लो, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ बोनस यूटिलाइज्ड इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम, इसका मतलब होता है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मान लो कोई ए है, ए मैंने पर्सन का नाम बताया, ए था, इसका प्रीमियम बन रहा था 8,000, 8,000 प्रीमियम बन रहा था, पर कंपनी ने, इंडियन इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला कि भाई हम आपको बोनस देते हैं, हम आपको बोनस देते हैं 1600, हम आपको बोनस दे रहे हैं 1600 का, ठीक है। 1600 का बोनस देने का मतलब है कि जो आपने प्रीमियम पे करना है ना, उसमें से आप ये वाला वैल्यू माइनस कर लो, बाकी का जो अमाउंट है वो पे कर दो। 6400 ए को बोला इंश्योरेंस कंपनी ने कि आप सिर्फ 6400 प्रीमियम पे करो, कितना पे करना था उसको, 8,000, 1600 उसको बोनस दिया। हम जैसे दूसरे नॉन कॉर्पोरेट कंपनीज का क्या बोलते थे, हम बोलते थे कि डिस्काउंट दिया, यहाँ पे डिस्काउंट वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे बोनस आएगा, बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम को कम कर दिया, बट हमने कंपनी अपनी एक्चुअल बैलेंस शीट, अपना एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, वहां पे उसको एक्चुअल दिखाना है सारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे वापस ऐड करोगे बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम, ठीक है। कितना अमाउंट है यहाँ पे दिया हुआ है आपको 2,000, वापस ऐड कर दो, क्योंकि देखो जो भी किसी से भी जो प्रीमियम लिया होगा उसमें से ये वाला बोनस उन्होंने माइनस करके लिया होगा, तो ये वापस ऐड कर दो, यहाँ पे ये ऐड करो यहाँ पे, ठीक है। ये टोटल करके जो भी अमाउंट आएगा वो आएगा आपका प्रीमियम अर्न में। अब देखो एक चीज और, ये तो था आपका ट्रायल बैलेंस में, सॉरी आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन में, ये वाला जो है, ठीक है। अगर ये बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दिया होता, अगर आपको कहाँ दिया होता, ट्रायल बैलेंस में दिया होता, तब आपने ये कहाँ पे लिखना था, तब आप इसको बेनिफिट पेड में, तब आपने कहाँ पे करना था, बेनिफिट पेड में लिखना था। बेनिफिट पेड मतलब आपने जो खर्चा किया है, ये खर्चा है आपका, जो हम डिस्काउंट लिखते थे ना, उसकी तरह ये क्या है, खर्चा, तो आपने बेनिफिट पेड में लिखना था। हालांकि ये आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है, तो इसको हमने दोनों जगह दिखाना है, आपने शेड्यूल नंबर 1 में ऐड करना है, शेड्यूल नंबर 1 में आपने ऐड करना है, और साथ ही आपने इसको कहाँ पे दिखाना है, साथ ही आपने इसको बेनिफिट पेड में, जो कि शेड्यूल नंबर 4 में आता है, दिखाना, लेस नहीं करना है, वहां पे भी खर्चा है ये, तो आपने ऐड करना है वहां पे, ठीक है। क्या होंगी, ड्यूल एंट्रीज होंगी इसकी, शेड्यूल नंबर 1 और 4 दोनों में आप इसको क्या करोगे, ऐड करोगे। अगर कहाँ पे दिया है, एडिशनल इन्फो में दिया हुआ है, तो अगर सिंपली सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दिया होता तो सिर्फ कहाँ जाता है, शेड्यूल नंबर 4 में जाना था सिर्फ, ये मैं एक्स्ट्रा बता दिया आपको, ठीक है, ये चीज। तो कितना आया, क्योंकि इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन में आपको ऑलरेडी इसका आंसर दिया हुआ है, कहाँ कितना बना, ये बना 1,73,500, ठीक है। अब दूसरा क्या आता है, नहीं
ये इनकम की कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, पहले आ गया आपका प्रीमियम अर्न, ठीक है। दूसरी इनकम मैंने क्या बताई थी आपको, आप कंपनी ने जो अमाउंट है, जो फंड है, जो फर्दर इन्वेस्ट किया है, बाहर इन्वेस्ट किया शेयर में, डिवेंचर्स में, वहां से जो इनकम हो रही है कंपनी को, तो क्या लिखोगे, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। और कहां से हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, ये हो सकती है डिविडेंड की फॉर्म में, ये हो सकती है रेंट की फॉर्म में, ठीक है। तो देखो आप इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट, देखो आपका ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 1,12,700, 1,12,700 दिया हुआ है, ठीक है। साथ में देखो आपको दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट एक्रूड, एक्रूड है, तो क्या करोगे आप, इसको भी इस इनकम में क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, 19,300 है ये, ठीक है। तो कितना बन गया ये, क्योंकि इसका इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट का कोई शेड्यूल नहीं है, शेड्यूल 1 सिर्फ आपका प्रीमियम का है, तो ये वाला अमाउंट जो है ये बना आपका 1,32,000, टोटल 1,32,000, ठीक है। ये होगी आपकी इनकम, तो इसको लिखो आप ए, टोटल, टोटल लिखा, टोटल और ब्रैकेट में आपने लिख दिया ए, टोटल इनकम, ठीक है। तो ये बन गई आपकी 3,05,500, ये इनकम ऑफ इंडियन एश्योरेंस कंपनी होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, अब आप खर्चे निकालेंगे, इस कंपनी के खर्चे कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले एक्सपेंसेस में देखो किस तरह के एक्सपेंसेस करती है कंपनी, कंपनी अपने एजेंट को क्या करती है, कमीशन पे करती है, एजेंट रखे होते हैं ना कंपनी ने पॉलिसी बेचने के लिए, उनको क्या करेगी, कमीशन पे करेगी। कंपनी जो नॉर्मल एक्टिविटीज करेगी, उन एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए उनको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, तो इन सारे खर्चों को हम पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सिर्फ ये नॉर्मल खर्चे, जो बड़ा वाला बेनिफिट पेड वाला है ना, वो हम एंड में करेंगे। तो सबसे पहला क्या आएगा, अब आएगा आपका कमीशन, कमीशन, और कमीशन कौन से शेड्यूल में आता है, ये आता है शेड्यूल नंबर 2 में, ठीक है। चलो देखो आपके ट्रायल बैलेंस में देखो कमीशन, कमीशन सिर्फ ट्रायल बैलेंस में एक जगह दिया हुआ है, ये है आपका 32,300, 32 नहीं, ये 9,300 है, सॉरी 9,300, 32,300 मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है, ओके। तो कितना आ गया कमीशन आपका, 9,300, इसके अलावा कोई कमीशन ही नहीं है। आप बेशक ट्रायल बैलेंस देख लो और साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहीं पे भी कमीशन का कोई वर्ड यूज नहीं हुआ है, ठीक है। कमीशन हो गया आपका। अब आ जाओ आप, नेक्स्ट होता है आपका शेड्यूल नंबर, शेड्यूल नंबर कौन सा आता है, शेड्यूल नंबर 3, शेड्यूल नंबर 3 में क्या आता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो लिखो आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सिर्फ रिलेटेड टू बिजनेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिजनेस, इंश्योरेंस बिजनेस भी लिख लेना, इंश्योरेंस बिजनेस। इसके अलावा जो फालतू एक्सपेंसेस होंगे वो आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंक्लूड नहीं कर सकते, और ये आता है शेड्यूल नंबर 3 में, ठीक है। तो करो शेड्यूल नंबर 3 भी भाई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि आपको पता है बिजनेस को चलाने के लिए बड़े ज्यादा खर्चे होते हैं, ठीक है। तो इन एक्सपेंसेस को देखो कौन कौन से होंगे। चलो ट्रायल बैलेंस में सबसे पहला आप देखो, स्टार्टिंग वाला देखो, स्टार्टिंग से कैपिटल पेड नहीं आएगी, फंड नहीं आएंगे, डिविडेंड पेड, डिविडेंड प्रॉफिट से दिया जाता है, इसलिए ये भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, क्योंकि नॉर्मल कोई कंपनी का काम शेयर इशू करना और शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करना थोड़ी है, ये तो सिर्फ पॉलिसी एक्सेप्ट बेचना और
उनका क्लेम देना काम है, ठीक है। तो फिर डिविडेंड पेड नहीं आएगा, आपका बोनस टू पॉलिसी होल्डर ये भी नहीं आएगा, यहाँ पे बोनस टू पॉलिसी होल्डर एंड में आएगा, ठीक है। प्रीमियम रिसीव्ड भी नहीं आएगा, क्लेम पेड। अब हम क्या बोल रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके क्लेम पेड नहीं आएंगे, क्यों? क्लेम पेड जो है वो देखो, क्लेम जो है वो तब आप पे करोगे ना, तब कंपनी पे करेगी जब वो इवेंट आएगा, ठीक है। डेथ होगी या मेच्योरिटी होगी उस पॉलिसी की, रोज रोज थोड़ी करते हो आप क्लेम पे। मतलब रोज रोज देखो सेम तरह का काम थोड़ी, ये छोटे छोटे खर्चे थोड़ी हैं जो नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए करते हैं। तो क्लेम पेड भी नहीं आएगा। कमीशन पे हमने कर लिया है। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, देखो पहला क्या है, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, तो ओके मैनेजमेंट एक्सपेंसेस आएगा एक, तो आपका कितना अमाउंट है, ये है 32,300, एक ये आ गया। उसके बाद देखो और कौन से, मॉर्टगेज इन इंडिया भी नहीं आएगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड हमने कर लिया। एजेंट बैलेंसेस हमने बोला ये एक तरह की एसेट होती है। प्री होल्ड प्रीमाइसेस भी फिक्स एसेट है। इन्वेस्टमेंट लोन ऑन कंपनीज पॉलिसी कैश, ये कुछ भी नहीं है, सरेंडर भी नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो इसमें दिया हुआ आपको क्लेम, जो क्लेम में आएगा बेनिफिट पेड में आएगा। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस ड्यू, भाई ये ड्यू है, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस पे नहीं किए पर है तो खर्चे, तो ये भी क्या होंगे, ये ड्यू का मतलब है आउटस्टैंडिंग है ये, तो ये ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। कितने ये है आपके 200, तो कितना हो गया 32,500, 32,500 हो गए। तो लिखो यहाँ पे 32,500, ठीक है। इसके बाद क्या आता है आपका, इसके बाद आता है आपका फोर्थ शेड्यूल, शेड्यूल नंबर 4 रिलेटेड टू बेनिफिट पेड, रिलेटेड टू बेनिफिट पेड। क्योंकि देखो ये सारे खर्चे ये कंपनी के, पर आपका बेनिफिट पेड जो है ये वैसे वाले खर्चे हैं जो मतलब ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट होंगे। तो अभी इनका टोटल कर लो, इसको आप बोलोगे बी, इसको क्या बोलोगे, बी, टोटल ऑफ बी। और ये बना आपका 41,800, 41,800, ठीक है। अब आप करो शेड्यूल नंबर 4 रिलेटेड टू, दैट इज रिलेटेड टू बेनिफिट पेड, बेनिफिट पेड। अब बेनिफिट पेड में क्लेम्स आएंगे, देखो बुक्स में देखो, अपनी सारे बच्चे बुक में देखो, बेनिफिट पेड जो शेड्यूल नंबर 4 है उसमें कौन कौन सी आइटम्स दी हुई है आपको। बेनिफिट पेड में आपको दिया हुआ है इस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से पहले आपके अगर कोई प्रोविजंस हैं, प्रोविजन लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, वो सारे भी यहीं पे आएंगे, फिर टोटल होगा बी, ठीक है। फिर टोटल होगा बी, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई प्रोविजन नहीं, फिलहाल बेसिक सा बता रही हूँ मैं, तो यहाँ पे सीधा टोटल कर लिया हमने, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ ही सारे प्रोविजंस भी आप करोगे ना। बेनिफिट पेड्स में आता है आपका पहला क्लेम, ठीक है। क्या आता है आपका बेनिफिट पेड में, सबसे पहले आएगा इंश्योरेंस क्लेम। अब जो पॉलिसी होल्डर है जब इवेंट हैपन होगा तो क्लेम करेंगे। अब वो क्लेम, क्योंकि LIC के हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्लेम बाय डेथ होगा, मतलब जब डेथ हो जाएगी तब क्लेम करेंगे, या फिर जब उस पॉलिसी की मेच्योरिटी डेट हो जाएगी, 20 साल 30 साल 40 साल जब तक वो पॉलिसी ली हुई है मेच्योर हो जाएगी तब क्लेम करेंगे। एन्युटीज और पेंशन पेमेंट, एन्युटीज में कि एक साल लमसम दे दिया अमाउंट, और फिर जब वो उस कौन सा टाइम उन्होंने रखा हुआ है कि कब से वो देना शुरू कर दिया, तो मान लो 4 साल बाद वो, या 40 इयर्स की एज में, या 60 इयर्स की एज के बाद आपको वो अमाउंट एज अ पेंशन मिलता जाएगा, आपको एन्युटी में मिलता जाएगा, ठीक है, ईयरली सिस्टम से या फिर मंथली जो भी होगा, तो वैसे वाला क्लेम। अदर बेनिफिट स्पेसिफाई, अदर बेनिफिट स्पेसिफाई मतलब कोई और बेनिफिट है जो आप पे कर रहे हो, ठीक है, तो ये बेनिफिट पेड में आएगा। इसमें
साथ में अमाउंट सीडेड इन री इंश्योरेंस भी आता है। अमाउंट सीडेड एंड अमाउंट एक्सपेंसेस इन री इंश्योरेंस मैंने बताया था कि जब ज्यादा अमाउंट होता है तो ज्यादा अमाउंट का कंपनी क्या करती है, रिस्क को ट्रांसफर कर देती है दूसरी कंपनी को। एक कंपनी उतना बड़ा रिस्क नहीं बेयर कर सकती, वो उसी इंश्योरेंस को दूसरी कंपनी में इंश्योर्ड करवा देती है। तो यहाँ दो कंपनी इन्वॉल्व है, एक कंपनी अपने रिस्क को कवर कर रही है दूसरी कंपनी के पास जाके, तो इस तरह से अगर अमाउंट होगा वो आएगा। ठीक है, ये सारा करके ये बन जाएगा आपका क्लेम बेनिफिट। ठीक है, क्लेम्स बेनिफिट। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्लेम बेनिफिट में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखो क्लेम कि कोई ऐसा क्लेम है जिसकी पेमेंट हुई है। यस, आपका ट्रायल बैलेंस में आपको दिया हुआ है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में देखो कि बहुत बड़ा अमाउंट दिया, दैट इज 1,97,000। ये आ गया शेड्यूल नंबर 4, क्लेम पेड 1,97,000। कितना है ये? 97,000 है तो पूरा। ठीक है, उसके बाद देखो आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है क्लेम एडमिटेड बट नॉट पेड। क्लेम एडमिट तो कर लिया, अभी तक पे नहीं किए कुछ लोग हैं, या कोई क्लेम है 9,000 का जो अभी एडमिट कर लिया कंपनी ने। ठीक है, बाई डेथ होगा या बाई मेच्योरिटी, जैसा मर्जी होएगा। ठीक है, एडमिट कर लिया पर अभी तक पेमेंट नहीं की है, तो पेमेंट तो करनी है तो क्लेम, तो क्या करोगे, इसको आप ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग को 9,000। मैं आउटर कॉलम में ही लिख दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा देखो अब और क्या आता है आपका, एक है आपका लास्ट में, देखो लास्ट पॉइंट, क्लेम कवर्ड अंडर री इंश्योरेंस। क्लेम कवर्ड अंडर री इंश्योरेंस, ये क्लेम वही है, कंपनी ए ने ट्रांसफर कर दिया कंपनी बी को। कंपनी ए ने, ये एक आदमी था जेड कुमार, जेड कुमार ने 1 करोड़ की इंश्योरेंस करवाई भाई, 1 करोड़ की ए के पास। कंपनीज हैं दोनों, ये कंपनी है। ठीक है, जेड कुमार ने ए के पास इंश्योरेंस करवाई। अब ए ने क्या किया, ए कंपनी ने, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट था कि भाई क्या था सच में जेड कुमार को कुछ हो गया, डेथ वाली वो करवाई थी इंश्योरेंस कि इसको कुछ हो गया। बाय द वे प्रोबेबिलिटी होती है ना एक तरह से कि भाई हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये तो कोई इंसान होगा जो बड़ी प्लानिंग के साथ ऐसे करेगा कि मैं इंश्योरेंस करवा देता हूँ और मैं कुछ ना कुछ करके, मान लो प्लानिंग करके अपने आप को क्या करता है, अपने आप को मरवा देता है, तो फिर क्लेम कौन, उसका जो उसके फैमिली मेंबर होंगे, नॉमिनी होंगे, वो क्या कर सकते हैं, 1 करोड़ का क्लेम कर सकते हैं। पर कंपनी भी बहुत तेज होती है, कंपनी ऐसे नहीं क्लेम दे देती है। कंपनी की बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती है, वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि वो डेथ नेचुरल डेथ थी या फिर वो एक्सीडेंटल डेथ थी या फिर उसने सुसाइड किया है, ये जानबूझ के प्लानिंग की है। ठीक है, उसको नेचुरल डेथ दिखाने की कोशिश की है, बट वो नेचुरल नहीं थी, वो क्या था, सुसाइड था। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, उस रिस्क को कम करने के लिए दूसरी कंपनी के पास इंश्योरेंस करवा देती है, इसी इंश्योरेंस को 1 करोड़ की, और दूसरी कंपनी के पास क्या करवा देगी, इंश्योरेंस करवा देगी ना। वो अब ये क्या बोल रहे हैं कि जब वो क्लेम, कोई क्लेम की बात करें, क्लेम मतलब इवेंट हैपन हुआ, इवेंट हैपन का मतलब है कि नुकसान हुआ, अब उसको क्लेम पे करना था। अब क्योंकि 2 जगह ये इंश्योरेंस थी, ए ने भी की थी और बी, ए ने उसको ट्रांसफर कर दिया था बी के पास भी करवा दी थी ए ने। ठीक है, तो अब ए ने भी, देखो जेड कुमार को कुछ हुआ, जेड ने क्लेम किया ए को, अब जितना अमाउंट का इंश्योरेंस बी के पास ए ने करवाया था, तो ए ने भी बी के पास क्लेम किया कि भाई वो बंदा तो खत्म हो गया, अब क्लेम दो आप भी। तो री इंश्योरेंस, इसको क्या बोलेंगे, री इंश्योरेंस, दोबारा मतलब उसी इंश्योरेंस का री इंश्योरेंस करवाया था। री इंश्योरेंस से क्लेम जो रिकवर किया, ये रिकवर की है ए कंपनी ने, और अभी हम फाइनल अकाउंट्स किसके बना रहे हैं, ये बना रहे हैं हम ए के, किसके बना रहे हैं, ए के।
तो अब ए ने जो क्लेम बी से रिकवर किया है वो क्लेम पे थोड़ी किया है, रिकवर किया है। कंपनी को बेनिफिट हुआ है, कंपनी ने पेमेंट थोड़ी की है। तो इसको क्या कर दोगे आप, इसको क्या करोगे आप, इस क्लेम को क्या करोगे, क्योंकि हमने रिकवर किया है तो इसको हम क्या करोगे, लेस कर देंगे। ये क्लेम पे नहीं है इसलिए हम क्या कर देंगे, लेस क्लेम ऑन री इंश्योरेंस। कितना अमाउंट है, ये है आपका अमाउंट 2300 माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है जो आपका हमने किया था बोनस, मैंने बताया था ना आपको कि बोनस यूटिलाइजेशन या रिडक्शन ऑफ प्रीमियम की, प्रीमियम देना था 8000, 1600 का उसको बोनस दे दिया। बोनस का मतलब है कि छूट दे दी, भाई तू, तेरे को ये बोनस दिया और तू 6400 पेमेंट कर बस। तो जो वो 1600 का बोनस था वो प्रीमियम में तो आपका क्या हो गया, ऐड हो गया, क्योंकि उतना प्रीमियम छोड़ा था कंपनी ने, वो प्रीमियम वापिस ऐड किया। अब इसको आप क्या करोगे, बेनिफिट पेड, एक तरह से बेनिफिट भी दिया ना। अगर तो देखो प्रीमियम में आपने ऐड किया बट वो एक्चुअल आपने रिसीव थोड़े किया कंपनी ने, तो ये इम्बैलेंस हो गया। अब जो ऑडिटर चेक करेगा ना आपके फाइनल अकाउंट, तो वो बोलेगा भाई 1600 जो आपने प्रीमियम अर्न किया है इसको दिखाओ किधर है, तो दिखाना पड़ेगा ना आपको। कहाँ दिखाओगे, है ही नहीं। आप बोलोगे जी ये तो इंश्योरेंस अकाउंट में हमने पढ़ा था कि इसको तो प्रीमियम में ऐड करते हैं, तो ऐड कर दिया। ऑडिटर आपकी वाट लगा देगा, तो क्या करना पड़ेगा, उसकी ड्यूल इफेक्ट दिखाओ कि वहां तो आपने दिखा दिया कि प्रीमियम हमने रिसीव किया, दूसरी जगह बेनिफिट पेड में आप क्या कर दोगे, उसको बेनिफिट पेड में दिखा दोगे कि भाई हमने बेनिफिट दिया, उसको बैलेंस हो गया ना। प्रीमियम पे में ऐड किया था, बेनिफिट पे में आपने लिख दिया, वही 1600 बैलेंस हो गया, वो अमाउंट बैलेंस हो गया। अब कोई फालतू का आपकी इनकम नहीं आएगी। तो बेनिफिट पेड में आपका क्या आएगा, बोनस यूटिलाइजेशन इन रिडक्शन ऑफ, बोनस यूटिलाइजेशन इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम। और कितना अमाउंट था वो था आपका मेरे ख्याल से 2000, यहाँ पे लिख दिया आपने 2000, राइट, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बेनिफिट पेड में, और क्या किस तरह का बेनिफिट होगा देखो वाला, एडिशनल इंफॉर्मेशन में मैनेजमेंट इंटरेस्ट एक्रूड ये भी कर लिया हमने, प्रीमियम आउटस्टैंडिंग भी कर लिया, बोनस यूटिलाइजेशन भी कर लिया, क्लेम्स कवर्ड अंडर री इंश्योरेंस, क्लेम कवर किए आपने अंडर री इंश्योरेंस, वो कर लिया हमने, लेस कर लिए री इंश्योरेंस वाले। अब देखो ट्रायल बैलेंस का आपका एक है सरेंडर, जो सरेंडर मैंने बोला था, मैं आपको बताऊंगी सरेंडर, ये भी बेनिफिट पेड में जाएगा। बेनिफिट पेड में क्या जाएगा, जेड कुमार, हमने बोला ना कि जेड कुमार है, उसने ए कंपनी के पास क्या इंश्योरेंस करवाई है, कितने की, उसने 1 करोड़ की करवाई थी, और हर साल उसको प्रीमियम देना था 25,000, हर साल उसको 25,000 प्रीमियम देना था, ठीक है। पर वो सिर्फ 3 साल तक, 3 ईयर तक उसने प्रीमियम दिया, 3 साल प्रीमियम दिया, 4th ईयर he was failed to pay premium, चौथे साल वो प्रीमियम नहीं दे पाया, उसने क्या किया, सरेंडर कर दिया कंपनी को कि भाई मैं नहीं दे सकता, अब मैं नहीं दे सकता। तो जो मैंने 3 इंस्टॉलमेंट पे की हुई है आपको, कितनी की, 75,000 जो मैंने आपको प्रीमियम पे किया हुआ है वो सरेंडर कर रहा हूं। मतलब अब कंपनी क्या करेगी, ये 75,000 जो है इसमें से कुछ चार्जेस काट के कंपनी सरेंडर अमाउंट जो है वो क्लेमेंट को या उस पॉलिसी होल्डर को पे कर देगी। सरेंडर मतलब सरेंडर कर दिया उसने, आप कंपनी ने पेमेंट कर दी उसको, पूरे 75,000 नहीं करेगी कंपनी, उसमें से कुछ अपना चार्जेस काट के और बाकी का अमाउंट जो है वो कंपनी, मान लो इसमें से 50,000 कर लो, 25,000 उसने चार्जेस काट लिए और बाकी 50,000 जो है वो उस पॉलिसी होल्डर जेड कुमार को पे कर दिया। तो अब जब पेमेंट होगी तो दैट इज बेनिफिट पेड, तो ये बेनिफिट पेड जो है वो सरेंडर में चला जाएगा, ठीक है।
सरेंडर कर दिए। सरेंडर मतलब उसने पॉलिसी छोड़ दिया, तो उतना अमाउंट कंपनी ने पे कितना 7,000, ये भी बेनिफिट पेड में जाएगा। ठीक है, अब करो टोटल, प्लस का प्लस और माइनस का माइनस करो और देखो बेनिफिट पेड का कितना अमाउंट आता है आपका। ये बना आपका टोटल 2,12,000, 2,12,000 and 700 and 700। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद क्या आता है, बेनिफिट पेड के बाद आता है आपका जो लास्ट में आता है, नॉर्मल आपके एक्सपेंसेस आ गए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए, बेनिफिट पेड आ गया, जो बेनिफिट पे किया कंपनी ने पॉलिसी होल्डर को। ठीक है, अब आता है आपका लास्ट में बोनस टू पॉलिसी होल्डर, बोनस टू पॉलिसी होल्डर। जो पॉलिसी होल्डर हैं उनको कंपनी बोनस दे रही है, उनको क्या कर रही है, बोनस दे रही है। ये बोनस आप ना तो देखो, ना तो ये बोनस आपका इधर जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, ठीक है, ना जाएगा आपके बेनिफिट पेड में। बेनिफिट पेड तो हुआ जब पॉलिसी के लिए क्लेम किया जाएगा, जब क्लेम किया जाएगा। ठीक है, तो ये बोनस जो है, बोनस टू पॉलिसी होल्डर एंड में आपका जाएगा, जब आप सरप्लसेस निकालोगे ना उससे पहले जाएगा ये, उससे पहले आप क्या करोगे, बोनस को यहाँ पे शो करोगे। तो कितना अमाउंट है बोनस टू पॉलिसी होल्डर, देखो आपके इसमें दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, इट्स 31,500। ओके, कितना आया 31,500, 31,500 प्लस आपका जो बोनस यूटिलाइजेशन इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम था ना, जो आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोनस था जो पॉलिसी होल्डर को दिया गया था, मतलब जो 8,000 में आपको एग्जांपल दिया था कि कम अमाउंट को उन्होंने प्रीमियम पे किया, दैट इज आल्सो प्रीमियम, तो वो भी आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये वाला ऐड हो जाएगा यहाँ पे। एक तो आपने इस प्रीमियम को आपने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीमियम में, शेड्यूल नंबर 1 में आपने लिखा था, और दूसरा आपने ये दिखाना है बोनस, जो पॉलिसी होल्डर को बोनस दिया वहां पे दिखाना है ये वाला। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 33,500, 33,500, 33,500, राइट। अब क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, ये अमाउंट, ये शेड्यूल, ये हो गया आपका ए का टोटल, ये हो गया बी का टोटल। अब आप करोगे सी का टोटल, सी में क्या इंक्लूड होगा, बेनिफिट पेड प्लस बोनस टू पॉलिसी होल्डर, तो इनका टोटल करो, इट विल बी सी, टोटल ऑफ सी। ठीक है, और इनका टोटल बना है आपका इट्स करो, ये टोटल करो 1,00,000। ओके, तो ए माइनस बी माइनस सी करेंगे, जब हम सी का टोटल आ गया, अब आपका ये बनेगा 0, 2, 6 और 5, आई थिंक ये बन रहा है। एक बार प्लस करके देखते, 2,12,700 प्लस
33,500. So this is 2,46,200. So 2,46,200 बनाइए इसका टोटल, ठीक है। तो अब जो आप निकालते हो द सरप्लस और डेफिशिट, सरप्लस है या डेफिशिट है, दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग a माइनस बी माइनस सी, सब्ट्रैक्टिंग a माइनस बी माइनस सी। तो देखो a का कितना है टोटल, यहाँ पे करते जाओ 3,05,500 माइनस बी है आपका 41,800 और सी है आपका माइनस 2,46,200, ठीक है। तो इनको जब हम प्लस माइनस करेंगे तो ये बनेगा आपका 17,500। आपकी बुक में आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है। बुक में आंसर जो है 19,500 है, बट इट विल बी 17,500, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका सरप्लस आ गया, क्योंकि ये पॉजिटिव में मतलब आपका इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस बेनिफिट पेड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम है। कितने कम है? 17,500, दैट विल बी सरप्लस। 17,500 क्या हो गया आपका? सरप्लस हो गया। सो नाउ वी विल अप्रोप्रिएट दिस सरप्लस इन गिवन जो भी आपको दिया होगा कि उसमें शेयर होल्डर को ट्रांसफर करो, पर्टिकुलर फंड में ट्रांसफर करो, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बोला है कि इसको अप्रोप्रिएट करो। तो आपने क्या करना है? अप्रोप्रिएशन लिखना है सिर्फ, और नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करोगे? इसको लिखोगे बैलेंस बीइंग फंड्स फॉर, राइट डाउन बैलेंस बीइंग फंड्स फॉर फ्यूचर एप्रोप्रिएशन। फ्यूचर में कोई एप्रोप्रिएशन होएगी तो उसके लिए ये क्या करोगे? आप इस बैलेंस को यूटिलाइज करोगे। कौन सा बैलेंस को? दैट इज 17,500। और इसको आप क्या करोगे? इसको आप बैलेंस शीट में सरप्लसेस और रिजर्व एंड सरप्लसेस के हेड में ऐड करोगे, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी होगी और उसमें फिर शो भी नहीं हो पाएगी ढंग से, तो इतना अंडरस्टैंड हो गया आपको? वेल एंड गुड। बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का मैं आपको कल बता दूंगी, क्योंकि LIC में से मुझे नहीं लगता कि देखो LIC से क्वेश्चन आए या ना आए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो भी अच्छी बात है, हमें एटलीस्ट नॉलेज तो हो रहा है, ठीक है। इसलिए आपने फुल्ली प्रिपेयर रहना है कि कुछ भी हो सकता है। बस अब बैलेंस शीट का है, तो बैलेंस शीट में क्या करते हैं हम? बैलेंस शीट आपने फंड फ्लो स्टेटमेंट तो पढ़ी होगी। फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम कैसे क्या करते थे? शेड्यूल लेंगे हम, यहाँ पे अमाउंट लेंगे हम, और यहाँ पे क्या लिखते? पहले सोर्स ऑफ फंड। जो हम कॉर्पोरेट दूसरे कंपनीज के अकाउंट्स बनाते थे वो क्या लिखते थे? लायबिलिटीज एंड कैपिटल। फिर हम एसेट्स लिखते थे, ठीक है। फिर हम बैलेंस निकालते थे, मतलब टोटल करते थे। बट यहाँ पे क्या करेंगे हम? पहले लिखेंगे सोर्स ऑफ फंड। कहाँ से, कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से इंश्योरेंस कंपनी को फंड आ रहा है, राइट? उसका टोटल करेंगे। और दूसरी तरफ आप क्या करोगे? एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ये बराबर होगा, दोनों का बैलेंस यहाँ पे बराबर होगा। समझ आई बात? यहाँ पे बिल्कुल कहाँ से पैसा आ रहा है यहाँ पे पूरी डिटेल दी होगी, ठीक है। और वो पैसा कहाँ पे लगा रहे हो आप? कहाँ पे? देखो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, उन फंड्स को कहाँ पे यूज कर रहे हो आप, उनकी डिटेल दी होगी। और दोनों का आपका बैलेंस क्या होगा? बराबर। बात वही बोल रहा है कि जैसे दूसरी कंपनीज के बैलेंस शीट में क्या बनाते थे? लायबिलिटीज एंड कैपिटल। मतलब कैपिटल बताती थी कितना पैसा आया था आपके पास, लायबिलिटीज बताती है कि कितना पैसा आपने लिया हुआ है, मतलब उधार है आपके ऊपर, ठीक है। दैट इज लायबिलिटी। टोटल पैसा कितना है आपके पास, और उस पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट किया है आपने? एसेट्स में इन्वेस्ट किया है ना आपने, वहां से पता चल जाता है। तो सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड आपने इस तरह से बनाना है। कोशिश करो ये आप देख के, नहीं तो मैं इसको आपको दूसरी वीडियो में आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हो गया हो।
और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। और मैं आप लोगों को मतलब बार बार नहीं बोलती रहूंगी कि मुझे पूछो, मुझे जो कुछ भी कर रही हो आप मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो।